वेलकम टू इंग्रेस। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कैसे जो है वो एटम की डिस्कवरी हुई और कैसे जो है हम अल्टीमेटली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंचे। मतलब एटम की डिस्कवरी से लेकर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक कितने भी जो साइंस के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए या जितने भी इन्वेंशन हुए इस चैप्टर में हमें पढ़ाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी, या सब एटॉमिक पार्टिकल जितने भी उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने इस चैप्टर पे। तो सबसे पहले वर्ड है एटम। तो सबसे पहले वर्ड एटम आया कहां से है? तो एटम वर्ड जो है ये डेमोक्रेटिस जो है हमारे फिलोसफर, डेमोक्रेटिस नाम ने जो है ये डेमोक्रेटिस साइंटिस्ट ने या डेमोक्रेटिस जो फिलोसफर है उन्होंने जो वर्ड है वो एटम को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब हम किसी भी सब्सटेंस को अगर डिवाइड करते चले जाएं तो अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे जहां पर एक ऐसा पार्टिकल हमारे पास बचेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने एक एटम का स्मॉल सा डेफिनेशन दिया कि ये अल्टीमेट पार्टिकल है दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। और एटम का मतलब मीनिंग, एटम जो है ये ग्रीक वर्ड है, एटोमोस से बना है और इसका जो मीनिंग होता है मतलब एटम, ए मीन्स नॉट और टम मीन्स डिविजिबल। मतलब ये जो है ये डिविजिबल नहीं है। तो ये अपने नाम को खुद ही डिफाइन करता है एटम। एटोमोस इज अ ग्रीक वर्ड। अब इंडिया में जो है वो एटम का कॉन्सेप्ट लाया है हमारे जो करण, जो हमारे महर्षि जो फिलोसफर है वो हमारे आचार्य करण ने जो है ये एटम का कॉन्सेप्ट इंडिया में जनरेट करा था। इन्होंने एटम को परमाणु बोला था। तो इंडिया में हम एटम को परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में आचार्य करण ने इंट्रोड्यूस करा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहा एटम का। जब एटम का इंट्रोडक्शन हो गया डेमोक्रेटिस या आचार्य करण द्वारा, तो उसके बाद जो है वो डाल्टन ने एक थ्योरी बनाई। डाल्टन ने रिसर्च करी एटम्स पे या सब्सटेंस पे जिस जो एटम्स के बने होते हैं और एक थ्योरी डिफाइन करी जिसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं। अब ये मेन पोस्टुलेट्स हैं, मतलब डाल्टन ने क्या बोला, एक तो वो स्टेटमेंट ले लिया उन्होंने डेमोक्रेटिस का कि कोई भी चीज जो है वो एटम की बनी होती है। मतलब ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो डाल्टन ने ये पोस्टुलेट दिया कि एनी सब्सटेंस और एवरी सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स that cannot be divided further and these fine particles are called as atoms। ये पहला कॉन्सेप्ट या पहला पॉइंट। अब एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, अब डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो अलग अलग दिखते हैं। जैसे अगर आप कॉपर देखें तो कॉपर अलग दिखेगा, आयरन अलग दिखेगा, सिल्वर अलग दिखेगा, गोल्ड आपको अलग दिखेगा। इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। तो ये बताया गया कि इनकी प्रॉपर्टीज इसलिए अलग अलग होती हैं क्योंकि इनको बनाने वाले जो एटम है वो अलग अलग होंगे। जैसे हमारे अंदर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग आदमी जो हैं वो अलग अलग दिखते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है क्योंकि उनको बनाने वाले जीन्स अलग अलग हैं। ऐसी यहां पर जो है अलग अलग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि उनको बनाने वाले एटम्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो मतलब ये सेकंड पॉइंट है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जैसे आयरन है एक एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट को बनाने वाले एटम सेम होंगे। मतलब ये है कि जैसे ये मैं अगर गोल्ड बोलता हूं, गोल्ड तो गोल्ड का पीस है ये, तो इसको बनाने वाले एटम सब एक जैसे ही होंगे। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। और ये जो है ये गोल्ड दूसरे एलिमेंट से अलग होगा। ये जो गोल्ड है ये दूसरे एलिमेंट से अलग होगा। जैसे मैं ये बोल देता हूं आयरन Fe, तो Fe के सारे एटम जो हैं वो अलग होंगे, गोल्ड से अलग होंगे, लेकिन आपस में एक जैसे होंगे। या आपस में सारे एक जैसी प्रॉपर्टी होगी या आपस में एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन एक दूसरे से डिफर करेंगे, एक दूसरे में डिफरेंस आएगा। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर in all properties and atoms of two different element are different in properties। तो ये सेकंड पॉइंट है, atom of a given element are identical in size, mass and अदर प्रॉपर्टीज। तो डाल्टन ने ये बोला कि एक एलिमेंट जो है, और वैसे भी हम जानते हैं एटम एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो है किसका बना होता है? एटम्स का मिलकर बना होता है और वो सारे एटम एक जैसे होंगे। तो एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स पाए जाएंगे वो सब एक जैसे ही होंगे और दूसरे एलिमेंट में जितने भी एटम्स पाए जाएंगे वो सब एक जैसे होंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ये अलग एटम है और ये अलग एटम है, इसकी प्रॉपर्टी अलग, इस आयरन के एटम्स की प्रॉपर्टी अलग होगी और गोल्ड के एटम्स की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो ये सेकंड पॉइंट हमें बताता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। मतलब क्या है, कोई भी थ्योरी बनती थी पहले तो वो
पहले जो रिसर्च हो चुकी होती थी उसको सबको कंबाइन कर देती थी। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ये दो लॉ पे मेनली बेस्ड है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये थ्योरी इस पे बेस्ड है। और एक है इसके अंदर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन प्राउस ने जो दिया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये थ्योरी जो है ये इन दो लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये ध्यान रखना आप। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कैसे है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, या यहां पर ये भी है कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ये इनका अलग पॉइंट है। लेकिन ये जो पॉइंट है क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हमने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो है वो डिफर करते हैं, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अ थर्ड सब्सटेंस। जैसे हमारा बायोलॉजी में होता है कि एक मेल है उसका जीन्स अलग है, एक फीमेल है उसके जीन्स अलग है। अब ये दोनों जब क्लब करते हैं तो एक हमारे पास ऑफस्प्रिंग आता है, एक नया सब्सटेंस आता है जिसमें दोनों की लगभग कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसी यहां पर ये है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड और डिफरेंट सब्सटेंस। केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, दो तीन एलिमेंट आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। अब ये है कि इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन, सेपरेटेड और रीअरेंज। अब ये है केमिकल रिएक्शन में एटम्स, एक के एटम, एक एलिमेंट के कुछ एटम रिप्लेस कर देगा दूसरा एलिमेंट, और ऐसे है। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप देखें, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। ये जो पॉइंट है ये इसको एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिस, डेमोक्रेटिस ने जो वर्ड एटम दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में रहा। डाल्टन ने एटम के बारे में प्रॉपर्टीज बताई है, एटम का स्ट्रक्चर नहीं दिया। एटम का पहला स्ट्रक्चर दिया गया है जे थॉमसन द्वारा। जे थॉमसन ने फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज गिवन बाय जे थॉमसन, और ये थ्योरेटिकल मॉडल था। जे थॉमसन ने पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी और उसके बाद जो है वो एटम का स्ट्रक्चर दिया। अब हम जानते हैं बाय कन्वेंशन कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। एटम को हमें न्यूट्रल मानना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें न्यूट्रल ही होती हैं। तो अगर चीजें न्यूट्रल हैं तो उनको बनाने वाले एटम भी न्यूट्रल होंगे। लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया था, इसलिए उन्हें एक मॉडल बनाना जरूरी हो गया था कि अब इलेक्ट्रॉन, अगर एटम में इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो न्यूट्रल कैसे है। तो उसको जे थॉमसन ने एक्सप्लेन करा मॉडल के थ्रू, दैट इज प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन पहले हम ये पढ़ेंगे कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर करे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो ध्यान रखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने करी है। और ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से हुई है। और कैथोड रे ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विलियम क्रूक। विलियम क्रूक जो है कैथोड रे ट्यूब पे, सीआरटी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसकी हेल्प से ही जो है ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो कैथोड रे ट्यूब क्या है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कैथोड रे ट्यूब एक ऐसा ट्यूब होता है, ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है। इसके अंदर हम गैस भरते हैं और गैस को लो प्रेशर पे रखते हैं। मतलब ये जो वैक्यूम पंप है इससे हम गैस निकाल लेंगे तो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, और इसमें हाई वोल्टेज लगाते हैं। एक तरफ कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल वाला कैथोड है, और पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड है। तो ये हम देखते हैं कि जब प्रेशर काफी कम हो जाता है तो कुछ कैथोड से पार्टिकल निकलते हैं और वो एनोड की तरफ चलते हैं। कुछ रेज निकलती हैं कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं। ये स्पार्कलिंग रेज है, चमकती हुई रेज है। इन रेज को बोल दिया गया कैथोड रेज। अब ये बनती कैसे हैं तो इसको देखते हैं पहले कि कैथोड रेज आती कैसे हैं। तो पहले हमने ये देखा कैथोड रे क्या है, यहां पर ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। अब ये है कि डिफरेंट प्रेशर पर डिफरेंट फिनोमिना होते हैं कैथोड रे में। वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है, 10,000 वोल्ट या इससे ज्यादा हम वोल्टेज रखते हैं इसमें, और प्रेशर जो है उसका मेन रोल है। गैस जो है अंदर उसके प्रेशर का मेन रोल है यहां पर। तो यहां पर क्या है, जब एक एटीएम प्रेशर है, जब गैस का जो प्रेशर है
तो यहां पर गैस रिमेन्स नॉन कंडक्टिंग। गैस हम जानते हैं गैस वैसे भी नॉन कंडक्टिंग है, एक तरीके से इंसुलेटर है, क्योंकि गैस जो है वो न्यूट्रल एटॉमिक पार्टिकल या मॉलिक्यूलर न्यूट्रल एटम के फॉर्म में रहती है अगर नोबल गैस है, और वो अगर कोई कंपाउंड है CO2 तो वो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही रहता है, उसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं होता। गैसेज आर जनरली नॉन पोलर, हम ऐसा बोलते हैं। तो अब ये है एट डिफरेंट प्रेशर देयर आर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। अगर एक एटीएम है, एक एटीएम प्रेशर है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो वहां पे कोई भी ग्लो या कोई भी चमक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा। अब ये है अगर प्रेशर 0.1 एटीएम हो गया तो पूरा का पूरा डिस्चार्ज ट्यूब आपको चमकीला दिखेगा, पूरा का पूरा डिस्चार्ज ट्यूब, वो आप नेक्स्ट स्लाइड में भी आ जाएगा कैसे है। और अगर प्रेशर 0.01 एटीएम है तो ट्यूब ग्लोज एट एनोड, ग्लोइंग इज शोन एज देयर इज डिटेक्टर। तो हम ये देखेंगे कि एक एटीएम पे तो कुछ नहीं होगा, 0.1 एटीएम पे थोड़ा आपको चमक दिखेगी, 0.01 एटीएम पे अलग तरीके की चमक दिखेगी। अब ये कैसे होगा ये अभी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, कलर ऑफ द लाइट, ये जो चमक प्रोड्यूस हो रही है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, चमक है तो हमें दिखेगी, उसका कुछ कलर होगा। तो ये चमक जो प्रोड्यूस हो रही है, जो फ्लोरोसेंस, ये जो लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है कैथोड रे में, उसका नेचर डिपेंड करता है गैस के ऊपर कि आपने उसके अंदर गैस कौन सी ली है। जैसे यहां पर है, ये आप कैथोड रे ट्यूब ही मानो, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, इसके अंदर अलग गैस है, ये दूसरी ट्यूब है, इसके अंदर अलग गैस है, ये तीसरी ट्यूब है, इसके अंदर अलग गैस है, इसके अंदर अलग गैस है। तो नेचर ऑफ या कलर ऑफ लाइट इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट। जिनॉन लिया है तो अलग तरह की होगी, हाइड्रोजन लिया है तो अलग तरह का होगा, क्रिप्टॉन लिया है तो अलग तरीके का होगा। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा ये कलर, किसका, कैथोड रे ट्यूब का कलर या कैथोड रेस का कलर नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। थोड़ा पढ़ते हैं कैथोड रेस को। तो ये हमारा पूरा एक डायग्रामेटिक जो एक पॉइंट्स है समझने के लिए कि एट नॉर्मल प्रेशर नो डिस्चार्ज इज सीन। नॉर्मल प्रेशर पे कोई भी डिस्चार्ज मतलब ये कोई भी आपको फिनोमेना नजर नहीं आएगा, ना तो कोई चमक नजर आएगी, ना कोई पार्टिकल निकलता नजर आएगा। नॉर्मल प्रेशर यानी एक एटीएम पे कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। अब 20 mm Hg कलरफुल लाइन स्टार्ट स्ट्रीमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जब 20 mm Hg हमने प्रेशर कर दिया है तो कैथोड से कुछ कलरफुल लाइंस निकलेंगी और एनोड पे चलेंगी, यही कैथोड रेस कहलाती हैं, और इनको वायलेट स्ट्रीम्स भी बोलते हैं। अब ये क्योंकि अंदर जो है गैस ऐसी है कि वायलेट बनाएगा तो वायलेट स्ट्रीम बोल दिया इसको। फिर ये थर्ड पॉइंट, व्हेन प्रेशर इज लेस देन 5 mm Hg, जब प्रेशर 5 mm Hg या इससे कम हो जाएगा तो इसमें एक पॉजिटिव कॉलम बनेगा, ये पॉजिटिव कॉलम बनेगा और ये एक डार्क स्पेस आएगी, कैथोड नेगेटिव ग्लो या कैथोड ग्लो भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये कैथोड नेगेटिव ग्लो और ये पॉजिटिव कॉलम के बीच में एक डार्क स्पेस जो बनती है दैट इज कॉल्ड एज फैराडेज डार्क स्पेस। तो फैराडेज डार्क स्पेस कब बनेगी, 5 mm Hg पर। मतलब पहले जो है पूरी की पूरी लाइंस ऐसे निकलेंगी, फिर हम प्रेशर कम करेंगे 5 mm Hg पे, तो ये यहां से लेके यहां तक एक कॉलम क्रिएट होगा, चमकीला कॉलम बन जाएगा यहां तक, और बीच में एक डार्क स्पेस आएगी कैथोड और पॉजिटिव कॉलम के बीच में, इसको हम बोलेंगे फैराडेज डार्क स्पेस। अब प्रेशर हमने और कम कर दिया 0.05 mm Hg, तो आपको क्या है कि ये जो कॉलम है ये कुछ डिवाइड हो जाएगा कई सारे ग्लोस के अंदर और एक नई डार्क स्पेस बनेगी दैट इज कॉल्ड एज क्रूक्स डार्क स्पेस। तो ये आपका फैराडे डार्क स्पेस और क्रूक डार्क स्पेस एक नए ग्लो से, नेगेटिव ग्लो से सेपरेट हो जाएगा। ये नेगेटिव ग्लो सेपरेट हो गया तो नेगेटिव मतलब कैथोड, ये क्रूक्स डार्क स्पेस और फैराडे डार्क स्पेस के बीच में नेगेटिव ग्लो होगा। तो हम बोल सकते हैं फैराडे डार्क स्पेस एंड क्रूक्स डार्क स्पेस आर सेपरेटेड बाय नेगेटिव ग्लो। तो यहां पर ये हमारा होता है 0.05 mm Hg पर, और 0.01 mm Hg पर क्या होगा, पूरा का पूरा जो है ये क्रूक्स डार्क स्पेस से भर जाएगा। अब आपको जो है अंदर डार्क स्पेस दिखेगी और बाहर जो है वो ग्लास जो है फ्लोरोसेंस दिखाई देगा। ग्लास का जो आउटर वॉल है वो बस चमकेगा, लेकिन अंदर जो है वो आपको डार्क स्पेस दिखाई देगी। तो ये हमारा प्रेशर का जो है बहुत ज्यादा रोल है। प्रेशर के अंदर आप ये ध्यान रखें फैराडे डार्क स्पेस कब क्रिएट होता है और क्रूक्स डार्क स्पेस कब क्रिएट होता है। तो क्रूक डार्क स्पेस क्या है, नेगेटिव ग्लो और कैथोड के बीच में जो डार्क स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज क्रूक डार्क स्पेस। और फैराडे डार्क स्पेस मतलब ये जो है कि पॉजिटिव कॉलम और नेगेटिव ग्लो के बीच में जो डार्क स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज फैराडेज डार्क स्पेस। तो ये डार्क स्पेसेस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना है कि पहले कौन क्रिएट होता है,
किस प्रेशर पे कौन क्रिएट होता है और कौन कहां पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड डार्क स्पेस, दैट इज आर इंपॉर्टेंट। क्रूक्स डार्क स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रूक का ही पूरा ये एक्सपेरिमेंट है, क्रूक डार्क स्पेस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज है कि कैथोड रेज जो बन रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो कैथोड रे के अंदर एक तो ये है कि दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमने देखा कि वो स्ट्रीम्स जो हैं वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं, तो दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब उनके बीच में अगर कोई व्हील मैं यहाँ पे रख दूं तो व्हील को घुमा देंगी, या उनके बीच में अगर कोई मैं सब्जेक्ट रख दूं तो वो कास्ट अ शेडो मतलब दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये है दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। उनके बीच में अगर व्हील रख दिया है तो व्हील को घुमा सकते हैं, बिकॉज दे आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। कैथोड रे इन जनरल आर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ये हम आगे देखेंगे अभी कि कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी, देन तो इसी वजह से वो क्या है, वो एक किसी व्हील को चला सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो कैथोड रे किधर बेंड हो जाएंगी, तो कैथोड रे बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये बताता है हमारा कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। और ये पाथ जो है ये इनका ये पैराबोलिक पाथ है, ये ध्यान रखना है आप, दे फॉलो अ पैराबोलिक पाथ टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर। तो ये नेगेटिव इनके नेचर को बताता है ये। फिर हमारा यह है कि अगर कैथोड रे से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करती हैं, और इनका जो डायरेक्शन है ये राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं कि ये जो है ये करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन मतलब थंब से है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ लाइंस जो हमारी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, मतलब ये गया और नीचे गिर गया, तो ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ, अब ये इस डायरेक्शन से भी हमें पता लग रहा है कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो हमें पता है कि अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन नीचे अगर वो नेगेटिव है चार्ज तो नीचे जाएगा, पॉजिटिव है तो उल्टा चला जाएगा। उसके हिसाब से हम राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड थंब रूल से हम उसे पढ़ते हैं। तो ये मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंफर्म्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ कैथोड रे, ये आप ध्यान रखना। और जो पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेस का, ये पैराबोलिक पाथ होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में इनका डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड थंब रूल से निकलता है। तो ये हमारा कैथोड रे के बारे में है। अब कैथोड रे जो है वो किसी मेटल पे, जिसका कोई हार्ड मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होगा, जब उससे टकराती है तो एक्सरे प्रोड्यूस करती है। एक्सरे के बारे में आप ध्यान रखना, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय विलहेल्म रॉन्जन, और विलहेल्म रॉन्जन को पहला नोबेल प्राइज मिला साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए मेनली, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। विलहेल्म रॉन्जन, डब्ल्यू रॉन्जन, मतलब एक्सरे डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू रॉन्जन। डब्ल्यू रॉन्जन ने जो है ये एक्सरे को डिस्कवर करा था, और इसीलिए इनको पहला नोबेल प्राइज मिला था कि जब एक्सरे जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से टकराती है, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज जब किसी मेटल से टकराते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, और एक्सरे जो कूलिस ट्यूब में बनती है वो भी थोड़ा आप ध्यान रखें। अब ये जो है कि जो कैथोड रे दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस एंड ग्लास वॉल, ग्लास वॉल पे या जिंक सल्फाइड कोटिंग पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। जब ये कैथोड रेज टकराती हैं ग्लास सरफेस पे या फिर जिंक सल्फाइड से, तो ये फ्लोरोसेंस क्रिएट करती हैं। अब दे पेनिट्रेट थ्रू मेटेलिक फॉइल्स, दे कैन आल्सो पेनिट्रेट थ्रू मेटेलिक फॉइल्स एंड अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कैथोड रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड in according to right hand palm rule or left hand thumb rule, or the path followed by cathode rays in electric field and magnetic field confirms the negative nature of cathode rays. So cathode rays are negatively charged. Cathode rays travels in a straight line. Cathode ray cast a shadow. Cathode ray can do mechanical work. They have very high kinetic energy. Cathode ray produce X-rays when they collide with an element having high melting point and very high hardness. Or cathode ray produces fluorescence when they collide with glass surface or they collide with zinc sulfide coating. Cathode ray can penetrate through thin metallic foil, and cathode ray also affect photographic plates. Important point. अब ये है कि
कैथोड रेस तो हमें मिल गई, कैथोड रे क्या थी, कैसे थी और उनकी प्रॉपर्टीज हमने कर ली। अब कैथोड रेस बनी किसकी होती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट करा था जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड रेस आर नथिंग बट द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेस आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। सो इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन, इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। तो उन्होंने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पार्टिकल बोला, बट लेकिन इस पे चार्ज दूसरे ने निकाला, मतलब नेगेटिव पार्टिकल है, अब चार्ज कितना है ये नहीं पता। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय मिलिकन। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज हमारा निकाला। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय मिलिकन। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाला। ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय थॉमसन बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय मिलिकन एंड नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय स्टोनी। तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं एक इलेक्ट्रॉन के पीछे। खोजा किसने, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन ने। चार्ज किसने बताया, मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी ने। तो जैसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी थॉमसन, थॉमसन ने करा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन एंड नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय स्टोनी। स्टोनी ने नाम लिया है इसका, ये है। अब E by M रेशियो वाज गिवन बाय अगेन थॉमसन, ये थॉमसन ने दिया है, थॉमसन। चार्ज आने के बाद फिर E by M जो रेशियो है वो थॉमसन ने दिया, यहां पर ये ध्यान रखें। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो E by M रेशियो वाज गिवन बाय थॉमसन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय मिलिकन थ्रू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये है। अब E by M रेशियो, तो E by M रेशियो जो है वो ये जो है ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। ये बात आप ध्यान रखें कि कंफर्मेशन ऑफ चार्ज इज डन बाय रिपल्शन। रिपल्शन से हमें पता लगता है चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अट्रैक्शन से हमें पता नहीं लगता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे ऑयल ड्रॉप नीचे आ रही है तो वो नेगेटिव, अगर वो रिपेल हो रही है नेगेटिव टर्मिनल से अगर वो रिपेल हो रही है तो इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन की वजह से भी अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन रिपल्शन जो है वो कंफर्म करता है किसी चार्ज के नेचर को, ये ध्यान रखें आप। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। अब है E by M रेशियो। तो E by M रेशियो जो है ये हमारा निकाला है थॉमसन ने। एक बार चार्ज निकल गया तो E by M रेशियो जो है फिर थॉमसन ने निकाला। E by M रेशियो थॉमसन ने जो है वो डिस्कवर करा। E by M रेशियो कितना है ये इंपॉर्टेंट है, 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। E by M रेशियो की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे E by M रेशियो कई सारे पार्टिकल के निकालता है। E by M रेशियो जैसे, तो E by M रेशियो में ये आप ध्यान रख लें, नैपी, NAPP, नैपी, ये E by M रेशियो का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बहुत सारे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है E by M रेशियो सबसे ज्यादा किसका होता है। N का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है और मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का होता है। तो क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है तो इसका 0 हो जाएगा। देखिए अल्फा पार्टिकल, देन इट इज प्रोटॉन एंड नाउ इट इज इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, तो ये नैपी से आप ध्यान रखेंगे E by M रेशियो का इंक्रीजिंग ऑर्डर। E by M रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना है, तो ये 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, दैट इज E by M रेशियो। E by M रेशियो से फिर मास हमने निकाल लिया है, सिंपल। मास इलेक्ट्रॉन का कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg पर इलेक्ट्रॉन, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
उसके बाद जो है वो गोल्डस्टीन ने, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, लेकिन अभी हम यहाँ पर गोल्डस्टीन पढ़ लेते हैं। गोल्डस्टीन ने जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, और ये डिस्कवरी हुई थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद। तो ये गोल्डस्टीन ने जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थ्रू कैनाल रेस, क्योंकि मैं कैथोड रेस पढ़ा रहा था तो उसके कंपैरिजन में कैनाल रेस पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी रदरफोर्ड को हमने हटा दिया है बीच में से। तो इन्होंने तो एनोड रेस और कैनाल रेस कंफर्म्स द नेचर ऑफ प्रोटॉन या कंफर्म्स द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो कैनाल रेस जो है वो हमारा प्रोटॉन का डिस्कवरी हुई, और ये करी गोल्डस्टीन ने। तो इन्होंने करा क्या, वही कैथोड रे, सिंपल सा कैथोड रे ट्यूब ही बनाया, लेकिन यहां पर इन्होंने एनोड जो है वो परफोरेटेड बना दिया। एनोड कैसा है, परफोरेटेड है। अब उससे होता क्या है, होता यह है कि कैथोड रे में जो गैस होती है लो प्रेशर पर वो आयनाइज हो जाती है, क्योंकि ये कैथोड है, कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और ये होगा पॉजिटिव, और वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है 30,000 या 10,000 वोल्ट। तो इसके बीच में जो है अगर गैस कम अमाउंट में है, प्रेशर उसका कम है, तो वो आयनाइज हो जाएगी। गैस के बहुत कम एटम्स हैं तो वो आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, और वो कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे गैस का कोई एटम है, मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने इजेक्ट कर दिया तो न्यूक्लियस बच गया। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो पॉजिटिव शेल या कर्नल बोल देंगे इसको, कर्नल और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और पॉजिटिव पार्ट बच गया बस। अब ये पॉजिटिव पार्ट जो है ये कैथोड की तरफ चलेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है ये एनोड की तरफ चलेंगे। तो अब कैथोड में से कई बार ये क्योंकि परफोरेटेड था तो इसमें से बीच में से निकल के पीछे ग्लास पे हिट करता है, और ग्लास जो है वो शाइन करता है। तो मतलब ये है कि ये गोल्डस्टीन ने देखा कि अगर कैथोड को परफोरेटेड बना दें तो कैथोड के पीछे भी ग्लो दिखता है। अब पीछे ग्लो क्यों आ रहा है, हम ये पहले तो बता चुके हैं कि ये जो है ये कैथोड की सरफेस से कुछ लाइट्स निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैथोड रे, और ये इधर चलती हैं। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जो बाकी पार्ट बचा एटम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए तो पॉजिटिव शेल बचा, उसका पॉजिटिव कर्नल बचा, तो कर्नल जो है वो फिर उधर चलेगा, और ये परफोरेशन मतलब होल्स में से निकल के फिर उधर ग्लास पे हिट करेगा, तो उसको ग्लास को शाइनी या फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। या आपने जिंक सल्फाइड कोटिंग लगा दी तो वो भी चमकेगी, और ये बताएगी कि कुछ पार्टिकल इधर भी आ रहा है। अब ये पार्टिकल इधर जो चले उनको हमने बताया कि वो पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि कैथोड जो है वो कैथोड के पीछे आ रहे हैं, कैथोड से पार होके आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव होंगे। तो इन पॉजिटिव को फिर एनोड रेस बोल दिया। मतलब दीज रेस जो पीछे की तरफ रेस आ रही हैं उनको, जो ये पार्टिकल्स रेस की फॉर्म में चले, तो इन रेस को फिर हमने एनोड रेस बोल दिया। तो एनोड रेस आर फॉर्म बाय परफोरेटेड कैथोड, ये ध्यान रखें आप, परफोरेटेड कैथोड। अब इनको कैनाल रेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये कैनाल में से पास होकर वहां जा रही हैं, तो इनको कैनाल रेस भी बोला जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय एनोड रेस और कैनाल रेस। तो ये परफोरेटेड कैथोड से हमने कैनाल क्रिएट करे हैं, इस कैनाल में से रेज निकल रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैनाल रे। उन्हीं को एनोड रेज भी बोला है हमने, कैथोड रे का उल्टा एनोड रे। तो यहां पर ये एनोड रे है। बिल्कुल मैक्सिमम प्रॉपर्टी एनोड रे की कैथोड जैसे ही है कि वो आयनाइज का वो मतलब फ्लोरोसेंस इफेक्ट करती है, मैकेनिकल इफेक्ट रखती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसकी कैथोड रे जैसी हैं। लेकिन उसका जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा कैथोड रे से, या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन है वो भी उल्टा हो जाएगा कैथोड रे से, लेकिन पाथ वही होगा, पैराबोलिक पाथ ही होगा। और वो भी हम लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड रूल से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड में उसका पाथ। अब गोल्डस्टीन रिपीटेड द डिस्चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय परफोरेटेड कैथोड, यहां बढ़ चुके हैं हम, ये है। और इन्हीं को these rays were named as anode rays और canal rays। ये है these rays traveling opposite direction to the cathode ray, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, जैसे कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चलती है वैसे एनोड रे भी स्ट्रेट लाइन में चलती है। कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, हाँ मटेरियल पार्टिकल की बनी होती हैं। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड रे नेगेटिव होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड दे गेट डिफ्लेक्टेड in the direction expected for positive charge। मैग्नेटिक फील्ड लगाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, they will deflect in the direction expected for positive charge, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट या पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। E by m वैल्यू ऑफ एनोड रे आर मच स्मॉलर देन दैट ऑफ कैथोड रे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। E by m रेशियो, जैसे मैंने बताया आपको NAPE, NAPE, NAPE
ये E by M रेशियो का ऑर्डर है, E by M। अब वो भी याद नहीं होता तो इधर E है उधर N है, तो वो भी याद हो जाएगा, E by N बोल दो या E by M बोल दो। तो E by M रेशियो सबसे ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, और प्रोटॉन का इससे कम है काफी। तो E by M रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी लेस। ये ये यहां पर। अब इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि मोशन, कैथोड रे और एनोड रे के बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मोशन, दे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आल्सो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। टाइप ऑफ चार्ज, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, सो दे नेगेटिव चार्ज, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, सो दे आर एनोड रेज आर पॉजिटिव चार्ज। Particles present in cathode rays are electrons. Particle present in anode rays are positive charge particles, यानी कि कर्नल्स, एक तरीके से कर्नल हम बोल सकते हैं एटम के। जो आउटर हमने शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बाकी जो पार्ट बचा वो कर्नल है। तो these are positively charged particles, kernels. Quality charge and mass. Electrons present in the cathode rays always have the same charge and mass. ठीक है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्ज ऑन पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब ये है कि इसमें E by M जो रेशियो है, E by M रेशियो हम बोल सकते हैं कि E by M डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। लेकिन यहां पर E by M रेशियो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। E by M रेशियो मतलब कि एनोड रेज में, कैनाल रेज में E by M रेशियो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब। अब ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव कर्नल है, न्यूक्लियस भी इसी के अंदर है, कर्नल में ही न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस से लेके सेकंड लास्ट शेल तक का पार्टिकल है ये। अब क्योंकि किसी भी गैस की प्रॉपर्टी न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करती है, इसलिए इसके गैस का कलर और इसके गैस का E by M रेशियो डिपेंड करेगा हमारा नेचर ऑफ गैस पे। तो नेचर, ये मतलब कैनाल रेज डिपेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सभी गैस के एक जैसे ही होंगे, आपने आउटर शेल में से बस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हाँ उनका नंबर बदल सकता है, हो सकता है किसी में 1 हो 2, लेकिन उनका नेचर सेम होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस भी इसके अंदर है, पॉजिटिव कर्नल है, तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हर गैस का अलग अलग होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो E by M रेशियो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, किसका? एनोड रेस का E by M रेशियो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। और यहाँ पे E by M रेशियो इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस, क्योंकि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो सबके जैसे हम ये बोल दें कि सेल वॉल तो सबकी एक जैसी ही होगी, लेकिन न्यूक्लियस सबका अलग अलग होगा। तो ऐसे यहां पर भी है, ये न्यूक्लियस इसके अंदर ये दीज आर पॉजिटिव पार्टिकल्स कंटेनिंग न्यूक्लियस ऑफ द गैस। तो न्यूक्लियस E by M रेशियो डिपेंड करेगा एनोड रेज में, और इसमें E by M रेशियो डिपेंड नहीं करेगा। अब ये ओरिजिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड, ये बोल सकते हैं कि कैथोड की सरफेस से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन ये जो है दे डू नॉट प्रोड्यूस ओवर एनोड और कैथोड। तो ये कैथोड या एनोड की सरफेस पे प्रोड्यूस नहीं होती, ये बीच में प्रोड्यूस होती हैं, मतलब बीच की जो गैस है वो आयनाइज हो जाती है, जैसे हमने देखा पीछे। ये हम डायग्राम से वापस देख लेते हैं। ये तो बीच में जो गैस है ये आयनाइज होगी तो 2 पार्ट में बदल जाएगी। गैस का कोई एटम है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है और आउट कर्नल से आउटर मोस्ट, इसको ये पॉजिटिव कर्नल है पूरा यहां से यहां तक, तो इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया और पॉजिटिव कर्नल बच गया, तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, एक तो कर्नल और दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एनोड की तरफ, और ये पॉजिटिव कर्नल किधर चला जाएगा? कैथोड की तरफ। तो बीच में बनती है ये ध्यान रखना आप कि एनोड रेस और कैनाल rays are formed between cathode and anode and they formed by the ionization of gas। कैथोड रे भी ionization of gas से ही बन रही है। फिनोमेना एक ही है, बस ये है कि इनका नेचर अलग अलग है। तो ये नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ कैथोड रे इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस, और कैथोड रे प्रोड्यूस फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, एनोड रे प्रोड्यूस इन बिटवीन द रीजन ऑफ कैथोड एंड एनोड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब ये है कि गोल्डस्टीन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थ्रू कैनाल रेज, और थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थ्रू कैथोड रेज। चार्ज ऑन प्रोटॉन is 1.602 into 10 to the minus 19 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 into 10 to the minus 24 ग्राम। इस चार्ज और मास को हम धीरे धीरे याद कर लेंगे, अभी एकदम से याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ये है अब ओरिजिन ऑफ कैथोड रे एंड एनोड रे, ये ध्यान रखना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब आयनाइज, इंपॉर्टेंट। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कर्नल, या हम कर्नल बोल सकते हैं इसको, कर्नल, और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो एक गैस का जो एटम है वो कर्नल और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, मतलब पॉजिटिव उसका जो न्यूक्लियस से लेके सेकंड क्लास शेल तक वो पूरा अलग हो जाएगा, पॉजिटिव शेल बन जाएगा, कर्नल बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाला वो अलग हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बन गया। द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द एनोड एट वेरी हाई स्पीड। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि एनोड की तरफ चल रहे हैं, these नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स एनोड, ये कैथोड रे कहलाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स दैट आर रनिंग या दैट आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ जो जा रहा है, ये गैस का पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन में टूट गया और कर्नल में टूट गया। कर्नल जो है कैथोड की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। हाँ, कैथोड रे एनोड रे एक साथ भी बन सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग बनाएं, एक साथ भी बन सकती हैं। अगर कैथोड परफोरेटेड है तो आपको दोनों तरफ ग्लो दिखेगा, एनोड की तरफ भी दिखेगा, कैथोड की तरफ भी दिखेगा। ये Now on their way they collide with the atoms of the gas, produce more electron and positive charge particle. The electrons move toward the anode in the form of cathode ray, while positive ions move towards cathode in the form of anode ray. ये तो यहां पर तो सिर्फ अभी हमारा डिस्कवरी हुआ है इलेक्ट्रॉन का, या हम बोल सकते हैं प्रोटॉन का। अब इसके बाद जो है वो इन सारे पार्टिकल के डिस्कवरी के बाद फिर एटम कैसे, स्ट्रक्चर कैसा आता है एटम का। तो पहला जो एटम का स्ट्रक्चर दिया वो दिया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन गेव द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ये स्ट्रक्चर था प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम, पहले की साइंस जो है, क्योंकि पहले साइंस में ज्यादा वर्ड डेवलप नहीं थे, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा वर्ड आ गए साइंस के। पहले की साइंस बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही समझाई जाती थी। तो प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन सीड मॉडल, जितने भी खाने पीने की चीजें ये थॉमसन के मॉडल में ही आती हैं। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। मॉडल था क्या? इट इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर कर दिए हैं, अब एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, और एटम को हमने स्पेयर मान रखा है। एटम को स्पेयर इसलिए मान रखा है क्योंकि स्पेयर से किसी भी चीज का शेप, कैसा भी शेप बन सकता है, और क्यूब से या क्यूबाइट से आप कैसा भी शेप नहीं बना सकते। तो हमने एटम को एज अ स्पेयर बाय कन्वेंशन मान रखा है। तो एन एटम में बी कंसिडर्ड एज अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये कोई स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर, और ये इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे आप वाटरमेलन ले लें तो वाटरमेलन के अंदर जो फ्लैश, उसका जो फ्लैश, उसका गूदा है, वो पॉजिटिव चार्ज है पूरा, और उस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। उस पॉजिटिव चार्ज में कौन है? एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव चार्ज एटम, जस्ट लाइक seeds are present in watermelon, just like seeds are present in watermelon. So electrons are uniformly distributed in it to make atom as a whole electrically neutral. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। उस टाइम पे साइंस ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो सिंपल चीजों को रखा। Therefore this atom model is known as plum pudding model. इसको प्लम पुडिंग मॉडल ही बोलते हैं, वाटरमेलन सीड मॉडल भी बोलते हैं, केक चेरी मॉडल ही बोलते हैं। कई सारे सिंपल सी दो ही चीजें हैं। एटम है, एटम पे पॉजिटिव स्पेयर हमने मान लिया, जैसे ये स्पेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा जो ब्लू कलर का जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये पड़े हुए हैं, जैसे केक के अंदर चेरी पड़ी होती है, या तरबूज के अंदर बीज पड़े होते हैं, या प्लम के अंदर, या पुडिंग के अंदर, पुडिंग मतलब घर का बना केक, उसके अंदर जो है आलू बुखारा या कोई भी फ्रूट के बीज अगर पड़े हो, तो इट इज प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे ये है हमारा कुकी टाइप, ये है हमारा वही वाटरमेलन सीड मॉडल, केक चेरी मॉडल, ये है, या पुडिंग रेजिंग मॉडल। आपको नए नाम भी मिल सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है मिले। पुडिंग रेजिंग मॉडल भी बोल सकता है, या इसको मिला सकता है पुडिंग सीड मॉडल, ठीक है, नया भी दे सकता है। तो अब ये जो मॉडल है थॉमसन्स मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, केक चेरी मॉडल,
वाटरमेलन सीड मॉडल, रेजिन केक मॉडल, इसको कैंसिल कर दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने मतलब ऐसा नहीं बोला कि ये कैंसिल है। रदरफोर्ड जो है वो थॉमसन के स्टूडेंट रहे, थॉमसन उनके मास्टर थे, तो रदरफोर्ड थॉमसन के अंडर रिसर्च कर रहे थे, तो उनके एक मॉडल को थोड़ा सा मॉडल के ऊपर रिसर्च उन्होंने करी, और रिसर्च करी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे। मतलब ये रदरफोर्ड का जो इन्वेंशन है या रदरफोर्ड की जो स्टडी है, ये एक टर्निंग पॉइंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि थॉमसन का मॉडल जो है वो थ्योरेटिकल मॉडल है, वो थ्योरी पे बेस्ड है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसे ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है एक्सपेरिमेंटल है, तो इलेक्ट्रॉन को तो आपको मानना पड़ेगा वो एक्सपेरिमेंट से आया। जो भी कोई चीज एक्सपेरिमेंट के थ्रू आती है उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कोई चीज है तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप थ्योरी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये है कि थॉमसन का मॉडल जो है ये थ्योरेटिकल मॉडल था, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल जो था ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड मॉडल था। तो रदरफोर्ड्स मॉडल वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल बेस्ड मॉडल, और यहां से एक टर्निंग पॉइंट आ गया पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, कि आपने जो चीजें सोची हैं, सोच के जो एक्सपेरिमेंट बनाया है, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यहां पर है। तो थॉमसन्स मॉडल was discarded by Rutherford's alpha scattering model. Rutherford ने एक अल्फा स्कैटरिंग मॉडल जो है वो बनाया, और उसकी जो आउटकमिंग आई, मतलब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा उससे जो निकल के बाहर आया वो बिल्कुल ही अपोजिट था थॉमसन के मॉडल के। तो थॉमसन उसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने फिर एक नया मॉडल बनाया, दैट इज कॉल्ड एज रदरफोर्ड्स मॉडल। तो ये पहले तो हम ये देखेंगे अल्फा स्कैटरिंग मॉडल है क्या, और इसके लिए नोबेल प्राइज क्यों मिला रदरफोर्ड को। पहली बात तो ये है कि कई चीजों को क्लब करा गया, कई रिसर्च हो रही थी उस टाइम पे, न्यूक्लियर फिजिक्स भी डेवलप हो रही थी हेनरी बैक्वेरेल या मैडम क्यूरी के द्वारा। जिंक सल्फाइड, कुछ केमिकल हमें पता लग गए थे कि कुछ केमिकल पे पार्टिकल जब टकराते हैं तो चमक प्रोड्यूस करते हैं। गोल्ड हमें पता था मोस्ट मैल्येबल एलिमेंट है। तो मतलब ये है कि इन्होंने गोल्ड इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट मैल्येबल एलिमेंट। करा क्या, गोल्ड लिया, गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड की जितनी पतली थिन शीट बन सकती थी बनाई, और उसको चारों तरफ से कवर कर दिया जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले। फिर अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इनको फिर जो इन्होंने एक्सपेक्ट करा था रिजल्ट बिल्कुल वैसा नहीं आया, इसके उल्टा आया रिजल्ट। अब गोल्ड फॉइल इसलिए लिया कि ध्यान रखेंगे गोल्ड इज द मोस्ट मैल्येबल एलिमेंट, इसकी थिनेस्ट शीट बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम मेटल को पीटते हैं, मेटल्स आर मैल्येबल, जब हम उसको पीटते हैं देन दे कन्वर्ट इनटू मैट। मैल्येबल मतलब मेटल्स व्हेन बीटन दे कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स और थिन मैट्स। तो एरिया को एक्सपेंड कर लेता है, जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा उतनी शीट पतली होती चली जाएगी। तो गोल्ड इज द मोस्ट मैल्येबल एलिमेंट। तो गोल्ड से सबसे पतली शीट, या हम बोल सकते हैं कि सिंगल एटम की शीट लगभग बनाई जा सकती है। तो सिंगल एटम की शीट इन्होंने बनाई, बनी थी नहीं बनी थी वो तो नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे जो भी ये कर सकते थे उन्होंने करा। गोल्ड की थिनेस्ट शीट बनाई और इसको चारों तरफ से कवर कर लिया, किससे, फोटोग्राफिक प्लेट से, और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले। तो हुआ क्या, हुआ ये, सोचा ये था कि अगर एटम सॉलिड स्फीयर है, अगर एटम सॉलिड स्फीयर है तो अल्फा पार्टिकल या तो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा या टकरा के बाहर आ जाएगा। मतलब ये था कि बहुत कम पार्टिकल हो सकता है पास, ज्यादातर पार्टिकल हो सकता है कि एटम के अंदर घुसे पड़े रहें या फिर एटम से टकरा के बाहर आ जाए। ये उनका मतलब होना ये चाहिए था थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग्स में। लेकिन हुआ क्या, मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो पास हो गए, मैक्सिमम पार्टिकल पास। तो ये हमारा ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इस सेटअप के लिए नोबेल प्राइज मिला। फिर रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अ थिन गोल्ड फॉइल विथ अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ध्यान रखें आप, डबली आयनाइज हीलियम एटम He2+, ये अल्फा पार्टिकल है। मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस है, जैसे हीलियम होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने इसको डबल आयनाइज कर दिया, मतलब एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरी बार में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो न्यूक्लियस बच गया +2 इलेक्ट्रॉन। तो फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस इज अल्फा पार्टिकल। ये ध्यान रखें आप, अल्फा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस। तो ये फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस है, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस।
फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस है, या डबली आयनाइज हीलियम एटम भी बोल सकते हैं, डबली आयनाइज, फास्ट मूविंग डबली आयनाइज हीलियम एटम। फिर यह सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड was placed at the back of the gold foil to detect whether the alpha particles undergo any deviation in their path on passing through the foil. Most, अब ये ऑब्जर्वेशन है, एक तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक्सपेरिमेंट जो करा वो उनको पहले आया, अब एक्सपेरिमेंट से निकल के क्या आया, दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिविएशन। उनका ये एक्सपेक्टेड था कि पास हो सकता है लेकिन डिविएशन से होगा, मतलब एटम भी पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, तो इनमें कुछ डिविएशन आएगा, पाथ में कुछ रिपल्शन की वजह से डिविएशन आएगा, ये इनका एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वो हुआ ही नहीं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिविएशन, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिविएशन। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, हाँ छोटे जो कुछ अल्फा पार्टिकल वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगा और कुछ जो है वो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, और बहुत कम, वेरी फ्यू, लगभग 20,000 में से, ऐसे गिना नहीं उन्होंने 20,000 में से 1, बल्कि उन्होंने उस जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुआ, मतलब जो गोल्ड फॉइल है उसके पीछे की साइड फ्लोरोसेंस का बड़ा गोला बना और गोल्ड के आगे जो है फ्लोरोसेंस का बिल्कुल छोटा गोला बना, तो उसके रेशियो से एक बार एक मोटा मोटा आइडिया आया कि लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल जो है वो रिबाउंड हो रहा है, ये यहां पर। सिंस मोस्ट ऑफ, अब ये कंक्लूजन है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है उससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, ऐसा हो क्यों रहा है। तो कंक्लूजन में क्या था कि most of the alpha particle pass through the gold foil without any division. It indicates that most of the space in the atom is empty. क्यों? अगर वो empty नहीं होता, अगर एटम सॉलिड स्फीयर होता तो मतलब अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन फेस करना पड़ता, या अल्फा पार्टिकल उसके अंदर ही घुसे पड़े रहता है। क्यों? क्योंकि अगर लेयर्स है एटम की 1 2 3 4, तो अल्फा पार्टिकल एक को पेनिट्रेट कर सकता है, दूसरे को कर सकता है, कितने एटम को पेनिट्रेट करता हुआ चला जाएगा, नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जो मतलब ये है कि एटम्स हॉलो हैं, मतलब जो, जैसे मैं इसको ऐसे बताऊं, जैसे ये है, अब ये सॉलिड स्फीयर अगर आप मानो, ये सारे सॉलिड स्फीयर मानो, सॉलिड स्फीयर मान रहे हैं इसको, बहुत सारे सॉलिड स्फीयर, तो अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है, अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है, कितनों से टकरा के बाहर निकलेगा, ये सब जगह सॉलिड स्फीयर है, कितनों से टकरा के, लेकिन अगर यही चीज हॉलो है, यही चीज बिल्कुल हॉलो है, तो कई सारे से टकरा के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये है कि एक तो पानी का भरा हुआ गुब्बारा है और एक हवा का भरा हुआ गुब्बारा है, तो किसमें से सुई आसानी से निकल जाएगी, हवा के भरे गुब्बारे में से सुई आसानी से निकल जाएगी, पानी के भरे हुए गुब्बारे में से सुई आसानी से नहीं निकल पाएगी, या हो सकता है सुई अंदर घुस जाए, या सुई जो है वो टकरा के बाहर ही आ जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो हवा के भरे हुए गुब्बारे में सुई आसानी से पास हो जाएगी। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि एटम को सॉलिड स्फीयर मान रहे थे, लेकिन सारे के सारे अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गए, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर नहीं है वो। तो since most of the alpha particle pass through the gold foil without any division, it indicates that most of the space atom is empty. Alpha particle being positive charge and having considerable mass could be deflected only by some heavy. अब ये है कि अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो काफी ज्यादा होता है, हैवी पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है उसके अंदर, तो अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज भी 2+ है जो कि कम नहीं है, और अल्फा पार्टिकल काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, तो उसको डिफ्लेक्ट अगर कोई अपने पाथ से करेगा, वो कोई अच्छा पॉजिटिव चार्ज ही उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है या उसको रिबाउंड कर सकता है, तो बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला कोई जो चीज है वो उसको रिबाउंड कर सकती है। तो इस पॉइंट ये इसके लिए है कि अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग कंसीडरेबली मास कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय सम हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज सेंटर से ही कोई डिफ्लेक्शन, मतलब वो कोई बहुत छोटा एटम के अंदर, कोई ये गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो रहा है अल्फा पार्टिकल। जो छोटा भी डिफ्लेक्शन हुआ, जो स्मॉल एंगल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, ये बता रहा है कि गोल्ड फॉइल के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं रखे हुए पॉजिटिव चार्ज के, जिनका जो पॉजिटिव चार्ज है और जो हैवी हैं, जिनकी डेंसिटी भी ज्यादा है, क्योंकि रीबाउंड भी हुआ है पार्टिकल उसकी वजह से। The small angle of deflection of alpha particle indicate the presence of heavy positive center at the atom. इस heavy positive center को at the atom ये न्यूक्लियस बोला गया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस was discovered by Rutherford. Important. Rutherford named this positive as nucleus. Few of the alpha particle bounced back due to direct collision with the nucleus. न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा मानी गई, इसलिए डायरेक्ट कोलिजन से वो पीछे आ गया। ये इसके बेस पे जो है ये पूरा ये इन्होंने ये
एक ड्राइंग बना के दिखाइए कि ऐसा ऐसा हुआ होगा कि बीच में जो है एक पॉजिटिव मास है जिसकी डेंसिटी और जिसका मास बहुत ज्यादा है, और अल्फा पार्टिकल जो है वो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इधर इधर के एरिया से तो निकल जाएंगे, लेकिन जब इसकी रेंज में आएगा तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा स्मॉल एंगल या लार्ज एंगल से, और अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ तो फिर पीछे की तरफ रिबाउंड हो जाएगा। तो ये इन्होंने एक डायग्रामेटिकली बनाया। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड ने जो है एक मॉडल बनाया, उसको न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस को उन्होंने सेंटर मान के उसके चारों तरफ एक मॉडल बनाया, मतलब ये है। तो इन एन एटम द एंटायर मास एंड द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि एटम के बीच में कहीं पर एक पॉजिटिव सेंटर होगा और एटम का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पे कंसंट्रेटेड होगा, और इस सेंटर को, पॉजिटिव सेंटर को न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है, The magnitude of the positive charge on the nucleus number of proton is different for different atom। अब ये जो न्यूक्लियस है इसका जो चार्ज है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए वो चार्ज, या अलग अलग एटम्स के लिए वो चार्ज अलग अलग होगा, क्योंकि एलिमेंट एटम्स का ही मिलकर बना होता है। तो अगर हम किसी एक एटम को पढ़ लें तो उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ लिया। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि एटम्स लिखे हुए हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में एटम्स बने हुए हैं, तो आपने अगर एक एटम को पढ़ लिया तो मतलब उस एलिमेंट को पढ़ लिया। और पीरियोडिक टेबल में हम एटम को पढ़ते हैं किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, तो मतलब यही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, और उसमें पड़े हुए न्यूक्लियस जो हैं वो भी डिफरेंट है, और उनके अंदर जो चार्ज है वो भी न्यूक्लियस है, और उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, अब ये है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी एक्सपेरिमेंट से हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी एक्सपेरिमेंट से हुई, और एक्सपेरिमेंट को फेवर करता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन को भी कहीं एटम के अंदर लगाना है और न्यूक्लियस को भी एटम के अंदर लगाना है, दोनों को एडजस्ट ऐसे करना है कि एटम जो है वो न्यूट्रल बन जाए। तो उस टाइम पे सोलर सिस्टम मॉडल ज्यादा हाईलाइट था। सोलर सिस्टम मॉडल काफी ज्यादा चर्चा में था रदरफोर्ड के मॉडल के टाइम पर, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन के टाइम पर या एक्सपेरिमेंट के टाइम में। तो उन्होंने वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगा लिया कि जो है कोई न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस बीच में रहता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, जैसे सोलर सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर काटते हैं। अब इससे होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटेगा तो इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर काट रहा है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं चक्कर काटता रहेगा। ये द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी बट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एमसी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये कुछ एटम इन्होंने दिया। तो यहां पे अभी न्यूट्रॉन नहीं आएगा, न्यूट्रॉन हम बाद में पढ़ेंगे। ये मॉडिफाइड मॉडल है इसका रदरफोर्ड का। जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो उन्होंने उसको न्यूक्लियस में डाल दिया, मॉडिफाइड मॉडल है। लेकिन अभी के लिए आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही समझो। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है 3D फॉर्मेट में। कुछ ऐसे भी काट सकते हैं, कुछ ऐसे भी काट सकते हैं, कुछ ऐसे भी काट सकते हैं। अब ये है कि यही मॉडल आपने, इसी तरह का डायग्राम आप न्यूक्लियर फिजिक्स में भी, या जब न्यूक्लियर का कुछ टर्म आता है जब ये, क्योंकि रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर साइंस में भी बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर साइंस में भी रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और इसीलिए रदरफोर्ड के ऊपर एक एलिमेंट भी है रदरफोर्डियम। आप उसका एटॉमिक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर याद जरूर करना। ठीक है, इसको प्लैनेटरी मॉडल बोला गया। रदरफोर्ड के मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल बोला गया, क्योंकि सोलर सिस्टम के ऊपर बेस था। तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम कैन बी कंपेयर्ड विद द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल, ये दोनों मॉडल इसके लिए हैं। तो इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियस रिप्रेजेंट द सन एंड द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द प्लैनेट। देयरफॉर दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन एज प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्लैनेटरी बोलेंगे। The number of unit positive charge carried by the nucleus of an atom is termed as atomic number। ये इंपॉर्टेंट है, कितना न्यूक्लियस पे चार्ज है ये उसका एटॉमिक नंबर बोल दिया गया। द एटॉमिक नंबर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि
रदरफोर्ड के मॉडल के बाद फिर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर कर लिए थे, और वो प्रोटॉन भी फिर न्यूक्लियस के अंदर डाल दिए गए। मतलब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर फॉर एन एटम या फॉर अ न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि न्यूट्रल होता है, एटम जो है वो न्यूट्रल है, तो न्यूक्लियस में जितना चार्ज होगा, अब न्यूक्लियस में चार्ज है किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेंगे, क्योंकि एटम को हमें न्यूट्रल बनाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट की एडवांटेजेस हैं रदरफोर्ड की, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।